Good morning, students. As you know that we have started our fourth chapter, laws of motion, and today we are going to discuss about the Newton's third law of motion and the law of conservation of linear momentum. In the previous lecture, we have discussed about the Newton's second law of motion, impulse and impulse momentum theorem. And as you know that you have already studied the Newton's third law of motion in your class 9th. And what is Newton's third law of motion state? देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली हमें क्या बताता है कि इफ देयर इज एन एक्शन एंड देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि जो बेसिकली हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ था, ये एक्शन और रिएक्शन पे बेस्ड था। जितना एक्शन देंगे उतना ही आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगा। यानी कि जैसे अभी हम इस चौक से इस बोर्ड पर अगर लिख पा रहे हैं तो ये फ्रिक्शन के कारण भी है, लेकिन जब मैं यहाँ पर कंप्रेस कर रहा हूं तो कंप्रेस के बाद एक रिएक्शन इसको मिल रही है और रिएक्शन मिलने के बाद ही ये आगे कुछ वर्क कर पा रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई थी, लेकिन बेसिकली ये कहाँ कहाँ पर इंप्लीमेंट होता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। और अगर हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर डिस्कस करें तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या बताया गया है। देखो, पहली चीज ये कहता है कि ये जो फोर्सेस हैं ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, नेवर कैंसिल ईच अदर। एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करेंगे ये? क्यों? क्योंकि हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये दो बॉल हैं, एक बॉल हमारे पास ए दे रखा है और दूसरी बॉल हमारे पास बी दे रखी है। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ए इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड बी फर्स्ट बॉल पर फोर्स को एक्सर्ट करेगा। तो यहां पर क्या होगा कि मानकर चलो कि या तो बी इस पर एक्शन दे रहा है या फिर ए इस पर एक्शन दे रहा है। तो बी ने इस पर एक कोई एक्शन दिया और ये फोर्स होगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। लैंग्वेज हमारी क्या रहेगी, एफ ए बी को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये एक्शन हो चुका है और एक्शन का एक रिएक्शन हमें मिलेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ए इस समय बी पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास हो गया एफ बी ए। तो यही इस लॉ का जो मेन एक्सप्रेशन है, जो ये कहता है, ये क्या कह रहा है कि एफ ए बी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ एफ बी ए। अब इसमें एक टॉपिक आता है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते हैं। देखो, यहाँ पर जो फोर्स होता है, हमारे पास जो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है वो पर्टिकुलरली एक ही सिस्टम में एक्ट कर रहे हैं। हमारे पास दो तरह के फोर्सेज होते हैं, एक इंटरनल फोर्स आ जाता है एंड द सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल फोर्स। तो जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन फोर्सेज की, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स है। यानी कि दो अलग अलग सिस्टम है और दो अलग अलग सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह की इंटरैक्शन होगी तो वहां पर हम नहीं कह सकते कि दीज फोर्स विल बी कैंसिल्ड, क्योंकि अगर हम बाय फिगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो ए बॉडी है इसका मास ज्यादा दिख रहा है और बी बॉडी का मास कम है। तो इस कंपेयर में क्या होगा कि जो क्वांटिटी ऑफ द फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बी पर वो इसके कंपेयर में थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब केवल यहां पर यह है कि फोर्स से, कि जो फोर्स ये इस पर एक्सपीरियंस करवा रहा है और जो फोर्स ये इस पर एक्सपीरियंस करा, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। अगर आपके पास आता है ये प्रॉपर्टी, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका बेसिकली यही रीजन है कि ये जो दोनों यहाँ पर इंटरेक्शन हो रही है दो बॉडी की, ये दोनों ही सिस्टम ऑफ द बॉडी डिफरेंट है। अगर ये सेम पर हो तो वहां पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है इन बैलेंस कंडीशन में। दूसरा हमारे पास आता है कि ये दोनों जो फोर्सेज हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्ट करते हैं एक्ट एट डिफरेंट बॉडीज। सेम सिस्टम में एक्शन और रिएक्शन नहीं होगा। जैसे हमारे पास ये एक कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के अगर हम पार्टिकल्स की बात करें कि ये पार्टिकल्स यहाँ पर इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर नहीं कहेंगे कि यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन हो रहा है।
इस समय जो टोटल फोर्स होगा यहाँ पर वो हमारे किससे आ जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम बता सकते हैं यहाँ पर कि नेट फोर्स हमारा यहाँ पर कितना हो रहा है। नेट क्वांटिटी को यहाँ पर हम जीरो बना सकते हैं क्योंकि सारे ही फोर्स एक ही सिस्टम के अंदर इंटरेक्शन कर रहे हैं। लेकिन जब भी बात आएगी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो हम कहेंगे कि द फोर्स विल बी एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग के आपस में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, तभी जाकर ये फोर्स वहां पर क्या होगा, जीरो बनेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिलेबस में इस बार ये सारी चीजें हैं जो ये डिटेल्ड में नहीं है, इनको बहुत ही शॉर्ट कर रखा है। मतलब एक हल्का हल्का आइडिया लेना है हमें कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है और ये किस तरह से एक्ट करता है, इसकी सर्टेन प्रॉपर्टी, ज्यादा डीप में नहीं है इस बार सिलेबस में ये। तो इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल, पहला एग्जांपल लेते हैं, अ बुक लाई ऑन द टेबल। इनफैक्ट अभी मैं खड़ा हो रखा हूँ ग्राउंड के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है, क्योंकि जब मैं इस पोजीशन पर आ रहा हूँ तो मेरा जो टोटल वेट है वो ग्राउंड को प्रेस कर रहा है, तो फोर्स ऑन ग्रेविटी काम कर रही है अभी सरफेस के ऊपर। ये सरफेस के ऊपर काम करने पे क्या हो रहा है कि सरफेस इसको एक रिएक्शन प्रोवाइड करा रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वही केस यहाँ पर होता है जब एक बुक को लाई करो आप टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर कुछ भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, मान लो ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर हमने एक बुक रखी हुई है इस तरह से, तो ये बुक रेस्ट पोजीशन पर है। कब तक ये रेस्ट पोजीशन पर है, जब तक इस पर एक फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा। ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो वेट है, इस बुक का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, क्योंकि वेट को हम किस में एक्सप्लेन करते हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये डब्ल्यू काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही इसने ग्राउंड को प्रेस किया तो ग्राउंड ने इसको एक रिएक्शन प्रोवाइड करवा दी, एक्शन काम कर रहा है यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो एक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक रिएक्शन प्रोवाइड हो गया, तो ये हमारे पास आ गया इसकी रिएक्शन नॉर्मल डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये बुक क्या आ गई, यहाँ पर एक रेस्ट पोजीशन पर आ गई। दूसरा एग्जांपल, जब भी क्या करते हैं हम चलते हैं तो हमारे पैर इस तरह से कुछ इंक्लाइंड वे में होते हैं। जब भी हम चलेंगे तो हमारे जो ये पिछला फीट होगा ये इस तरह से कुछ पोजीशन पर रहता है, तो ये ग्राउंड को लगातार इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ क्या कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन पर एक फोर्स लगा रहा है। तो होता क्या है बेसिकली यहाँ पर कि जिस समय ये वाला पोर्शन होगा, ये पैर का जो हमारा सेकंड पोर्शन होगा, ये ग्राउंड को इस डायरेक्शन में पुश करेगा। अब जैसे ये ग्राउंड को पुश करेगा तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये हमारे पास सरफेस आ गई, तो सरफेस में क्या हुआ, इसने ग्राउंड को प्रेस किया, तो ग्राउंड को क्या गया, एक रिएक्शन प्रोवाइड हो रही है, ग्राउंड को एक रिएक्शन गई, तो ग्राउंड ने क्या किया, इसको यहाँ पर क्या कर दिया, एक ग्राउंड ने इसको क्या कर दिया, एक रिएक्शन प्रोवाइड करा दी इस डायरेक्शन में। ये एक्शन है यहाँ पर, और एक्शन की हमें रिएक्शन मिल गई। अब ये क्या हो गया, ये जो सरफेस थी, इस सरफेस के साथ कैसा है, एक इंक्लाइंड हो रखा है। तो जब भी हमारे पास कोई चीज इंक्लाइंड मैनर में दी होगी तो वहां पर ये क्या कर लेता है, एक रिजोल्यूशन काम करवाता है वेक्टर में, ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। जब भी कोई चीज इंक्लाइंड है इसका मतलब हो गया कि वो टू डायमेंशनल एक्सप्लेन कर रही है खुद को, और टू डायमेंशनल एक्सप्लेन का मतलब हो गया कि उसका एक बेस कंपोनेंट होगा और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होने वाला है। तो यहाँ पर इसके एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट बन जाएगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर थीटा एंगल के साथ, बेस के साथ ये हमेशा यहाँ पर थीटा एंगल बनाएगा। ये हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मोशन इन अ प्लेन में, जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस किया था। तो ये यहाँ पर थीटा बन रखा है, एक्चुअली में वेक्टर कौन है यहाँ पर, आर, जिसको हम रिएक्शन कह रहे हैं। अब इस रिएक्शन के यहाँ पर दो कंपोनेंट बनकर आएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हमारे पास है हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आर कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए हैं। जब इंसान आगे की तरफ चल रहा है तो इन दोनों में से वो कौन सा कंपोनेंट है जो उसको प्रीफर कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए। सेम चीज अगर पीछे की तरफ कोई चल के आ रहा है तो उस समय भी कुछ इसी सर्टेन कंडीशन बन रही होगी, उस समय आगे वाला फीट इसका क्या करेगा, पुश कर रहा होगा पीछे की तरफ के लिए। अभी पिछला जो फुट है इसका, ये पीछे की तरफ पुश करते हुए इसको आगे की तरफ धकेल रहा है।
अब होगा क्या, यहाँ पर जो आर साइन थीटा है ये एक्ट करेगा वेट की डायरेक्शन में, तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है एकदम 90 डिग्री पर। तो जो हमारा वेट होगा बॉडी का उसको बैलेंस करेगा रिएक्शन का आर साइन थीटा कंपोनेंट। अब केवल आर कॉस थीटा कंपोनेंट बचता है यहाँ पर। तो जो आर कॉस थीटा कंपोनेंट है इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। तो जब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है तो ये इसी डायरेक्शन में आगे मोशन देगा। तो जो आर कॉस थीटा है ये इसको आगे की तरफ ले जाएगा। आ गई बात समझ में? फीट जब इस तरह की कंडीशन में होगा, जब हम क्या करते हैं, चलते हैं व्हाइल वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, जो फीट होगा दैट विल पुश द सरफेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस तरह से काम करता है, यहाँ पर जो फीट है हमारा वो काम कर रहा है किसमें, इसके एक्शन की तरफ, और एक्शन की रिएक्शन हमें मिल रही है एक इंक्लाइंड मैनर में। और उस इंक्लिनेशन के फिर दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा। इस तरह की कंडीशन बनेगी। फिर जो जो कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं वो वहां पर कैंसिल्ड हो रहे हैं एक दूसरे के करके, और हमारे पास केवल क्या बच रहा है, आर कॉस थीटा बचा, और आर कॉस थीटा उसको आगे की तरफ ले जा रहा है। तो ये था हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसी के बेस हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि लीनियर मोमेंटम को लीनियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक हमारे पास सरफेस में चलते हुए बॉडी के मोशन को मेजर करने की बात कर रहा है। अभी हम ट्रांसलेशन मोशन को डिस्कस कर रहे हैं कि बॉडी क्या कर रही है, ट्रांसलेटरी मोशन को परफॉर्म कर रही है, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन। तो ये दो तरह के मोशन हमारे पास हैं बेसिकली। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास कौन सा मोशन है जिसमें कि जो पार्टिकल्स होंगे वो ग्राउंड की तरफ चलेंगे और एक तरह से क्या कर रहे हैं, लीनियरली पाथ को कवर अप करते हुए चलेंगे। लेकिन जब हम रोटेशनल इफेक्ट की बात करते हैं तो रोटेशनल इफेक्ट क्या करेगा, पर्टिकुलरली किसी एक्सिस के अबाउट में घूमता हुआ जाएगा। तो वो हमें कहाँ दिखेगा, जैसे हमारा फैन है, सीलिंग फैन, वो भी एक रोटेशनल इफेक्ट को दिखाता है। ये सब हम अब आने वाले जो हमारा चैप्टर है, सिक्स्थ चैप्टर है जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले चैप्टर में हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब लीनियर मोमेंटम का लॉ क्या बनकर आया, देखो जब भी कंजर्वेशन वर्ड कहीं पर ऐड होता है तो कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि ना ही उस चीज का गेन होगा ना ही उस चीज का लॉस होगा, यानी कि जो कंडीशन पहले इनिशियली अपने आप में बनाएगा वही आगे उसकी फाइनल स्टेट में रहने वाली है। बीच में जो उसकी मिड स्टेट आई होगी जहां पर कुछ उसमें चेंजेस आने होंगे, उसके बाद की जो फाइनल कंडीशन उसकी बन रही है उसमें, और जो इसका इनिशियल स्टेट रहा होगा, ये दोनों अगर कंजर्व, अगर ये दोनों ही इक्वल रहती है मैग्नीट्यूड में, तो हमें क्या पता लग रहा है यहाँ पर कि ये कंजर्विंग नेचर में हो रहा है। जैसे आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, तो ये सारे जो लॉ होते हैं ये हमें बेसिकली बता रहे हैं कि वो चीज कैसे रहने वाली है, ना ही उसमें गेन होगा ना ही उसमें लॉस होगा। जितनी क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी आप वहां से हटाओगे भी। ये इसका एक क्या होता है, रूल रहता है फिजिक्स में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास, लीनियर मोमेंटम आप सभी लोगों को पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इट इज यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन। एंड कंजर्वेशन वर्ड जुड़ गया तो कंजर्व का मतलब हो गया कि क्वांटिटी ऑफ मोशन उसका इनिशियल एंड फाइनल में क्या ऐसे रहने वाला है, रिमेन सेम रहने वाला है। ये लॉ हमें क्या बताता है, लॉ क्या बताता है कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स acting on a system of particles, when there is no external force acting on a system of particles in an isolated system, then its total momentum, then its total momentum
विल बी कंजर्व्ड। ये जितना है उतना ही रहने वाला है। अब यहां पर हमारे पास कौन सा लॉ काम करेगा? हमने ये जो कंजर्विंग, जहां पर फोर्स और मोमेंटम हमारे पास एक साथ आया था, ये हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस किया है, जिसमें ये क्या कहता है कि व्हेन देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो ये हमारे पास ये लॉ का स्टेटमेंट है जो ये लॉ बताता है। अब इस लॉ को हम प्रूफ करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रूफ हमारे पास किस तरह से होगा इसका? देखो, हमने सबसे पहले क्या करना है, कंसीडर करने हैं कुछ पार्टिकल्स को। मानकर चलो कि लेट n बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास। मोमेंटम की बात कर रही है तो आपके पास मास भी होना चाहिए एंड वेलोसिटी भी होना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि m1, m2, m3 डेड एस अप टू mn, ये सब क्या है? मासेस हैं, मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। मास हो गया, तो ये कुछ वेलोसिटी के साथ उस सिस्टम में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास v1, v2, v3 अप टू vn, ये हमारे पास वेलोसिटीज हैं of those particles who are interacting with each other in the particular system। तो ये हमारे पास आ गया। अब मास इंटू वेलोसिटी मेक्स द मोमेंटम, तो p1, p2, p3 अप टू pn, ये हमारे पास आ गया मोमेंटम, मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। अब टोटल लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो टोटल लीनियर मोमेंटम हमारे पास होएगा p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn। ये हमारे पास टोटल मोमेंटम आ गया। टोटल मोमेंटम हमारे पास पता लग गया। अगर हम यहाँ पर इनकी सबकी वैल्यू रख देंगे तो मास m1 v1 प्लस m2 v2, इस तरह से ये m1n vn तक आएगा, और इसको हम चेंज कर देंगे p1 प्लस p2 p3 अप टू pn तक। अब ये कंडीशन हमारे पास आ गई उस सिस्टम की जो सिस्टम हमने रखा हुआ है इंटरैक्शन के लिए। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है? मानकर चलो कि अगर इसमें क्या कर रहा है, F इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ये हमारे पास फोर्स है जो इस पर एक्ट कर रहा है। तो एक्टिंग का मतलब हो गया कि फोर्स प्रोड्यूसेस अ मोशन, जब फोर्स लगेगा तो उसके मोमेंटम में भी कुछ चेंज आएगा। तो ये हो गया आपके पास dp अपॉन dt के बराबर। p इज अ टोटल लीनियर मोमेंटम, ये वो जो इंटरेक्शन पार्टिकल्स का मोमेंटम है उसको मेजर कर रखा है p में। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू द अप्लाइंग फोर्स। अब सिस्टम हमारा कैसा है, ये हमने यहां पर कह रखा है, सिस्टम हमारा कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। बाहर से ना कोई चेंजेस आएंगे और ना अंदर से जो चेंजेस है वो बाहर एक्सपीरियंस किए जाएंगे। उस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्स बिकम्स जीरो इफ F इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब हो गया कि dp अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, और जब आप इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो क्वांटिटी का जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो p इक्वल टू हमारे पास आ गया कांस्टेंट। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हो गया कंजर्व। इनिशियल उसने जितना इंटरेक्शन करके मोमेंटम बनाया था उतना ही कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसका मोमेंटम बना हुआ है। तो ये हमारे पास p इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो ये लॉ हमारे पास प्रूफ हो गया यहाँ पर, जो इसने कहा था अपने उसमें कि जो टोटल मोमेंटम है वो कैसा रहने वाला है, कंजर्विंग नेचर का रहने वाला है।